नहीं कर पा रही उन्हें, तो बताओ उसके लिए प्रॉब्लम की बात है या नहीं? बिल्कुल है। एम्प्लॉइज तो हम हायर करते हैं ना, अब क्या पता वो एफिशिएंट है या नहीं, काम में लेंगे तब पता चलेगा। अगर एफिशिएंट नहीं तो भगाओ ना उसको, क्यों पाल के रखेंगे यहाँ पर? आ रही है बात समझ में? तो एक अच्छे एम्प्लॉय को रिटेन करना हमारे लिए प्रॉब्लम वाला इशू होता है। एक एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो, मान लीजिए 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए यहाँ एनुअल कर देते हैं हम लोग, ताकि हमारी बात समझ में आए। और सोए सोए खोए खोए मत रहना कि जब क्वेश्चन कराएगा तब इन्वॉल्व होंगे, खत्म हो जाएगा जब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। एम्प्लॉइज को आपने कहा कि हम 1 लाख रुपए पर एनम सैलरी देंगे, पर एनम सैलरी देंगे, ठीक है। ये बताओ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को पता चला ये अच्छा एम्प्लॉय है, तो उसने बताओ क्या दिया लालच? 1 लाख बाई 20,000, 10,000। ऐसा तो है नहीं 1 लाख का 2 लाख ऑफर कर देगी। अगर आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ है तो कोई 2 लाख रुपए ऑफर करेगा क्या? भाई नहीं, मार्केट में जेन्युइनली 1 लाख रुपए मिल रहा है। अगर आप 1,20,000, 1,10,000 ग्रोथ मिलता है तो बताओ क्या करोगे आप लोग? भाई स्विच कर जाओगे। अच्छे एम्प्लॉइज पर सब नजर रखते हैं, कोई ये थोड़ी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही डेढ़ होशियार है कि वही नजर रखकर बैठी है ये अच्छा एम्प्लॉय है। मार्केट में भी लोगों को पता है अच्छा एम्प्लॉय है। समझ में आ रहा है? तो उसे रोक कर रखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए आज की तारीख में चैलेंज है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल का चल रहा है। अच्छे एम्प्लॉय, बार बार बोल रहा हूं, एम्प्लॉय मींस व्हाट? अच्छे एम्प्लॉय की बात चल रही है। इसको रोक कर रखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऑर्गेनाइजेशन को पता है थोड़े बहुत लालच में ये स्विच कर सकता है। देखो लालच कोई बहुत बड़ा नहीं है, 20,000, लेकिन मुझे क्या लग रहा है यार 20,000 में मेरे 4 खर्चे और निकलेंगे और मुझे काम वही करना है, तो स्विच करने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को रोकना है तो ऑर्गेनाइजेशन एक नया तरीका निकाला है उसने, बताओ क्या? ये कौन सा पेमेंट है? कैश सेटल्ड, कैश पेमेंट है। उसने एक नया तरीका निकाला, बताओ कौन सा? ESOPs। यह है शेयर बेस्ड पेमेंट। बोलो बात समझ में आई? यानी हम आपको कैश तो देंगे ही देंगे, साथ में क्या देंगे? कुछ शेयर बेस्ड पेमेंट भी करेंगे। बोलो क्लियर हुआ? यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये शेयर बेस्ड पेमेंट दिए तो जाएंगे, किए तो जाएंगे, लेकिन बताओ किस खुशी में? आप अब तक समझ में आ गई बात? क्या करना है इसे? रिटेन करना है, रोक कर रखना है हमें। भाई कॉन्सेप्ट भी तो समझ में आया, क्वेश्चन समझ के क्या करेंगे? तो रिटेन करना है, इसलिए हमने इसको शेयर बेस्ड पेमेंट दिया। जब रिटेन करना है तो बताओ इसका मतलब जब आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑफर करोगे तो बताओ क्या लगाओगे? कुछ बोलो। अरे कंडीशन लगाओगे या नहीं लगाओगे? कंडीशन। क्लियर हुआ? तो टर्म्स में नंबर 1 लिखो आप। ESOPs offer to employee, ESOPs नंबर 1, उसमें लिखो टर्म्स में ESOPs ऑफर्ड टू एम्प्लॉई। ये तो ऑलरेडी क्लियर है, एम्प्लॉय को ऑफर होगा। कंडीशंस बताओ कौन सी फुलफिल करनी होंगी? नंबर 1 या नंबर ए सर्विस कंडीशन, और बी परफॉर्मेंस कंडीशन। ये कंडीशनल है, क्या कंप्लीट करना होगा आपको? सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन फुलफिल करनी होंगी तब ये ऑफर की जाएंगी। यानी ये कंडीशनल है। शेयर बेस्ड पेमेंट कंडीशनल होगा, आप अपने दिमाग में बना लो। ऐसे नहीं है कैश वो तो देना ही देना है। शेयर बेस्ड पेमेंट किसको किया जाएगा? ESOPs अच्छे सबको ऑफर नहीं किए जाते। आ रही है बात समझ में? जब हम उनको ऑफर करते हैं तो कुछ कंडीशन लगाते हैं। कौन सी कंडीशन लगाते हैं? सर्विस कंडीशन या फिर परफॉर्मेंस कंडीशन। मोस्टली मैंने आपको समझाया सर्विस कंडीशन लगाएंगे। भैया क्या क्या है आपको? 3 साल तक कंपनी में रुकना है, 4 साल तक कंपनी में रुकना है, कंपनी छोड़कर नहीं जाना। आ रही है बात समझ में? भाई हमारे हमें जो हम इस एम्प्लॉय को बुलाया है, हमने भी तो कुछ माइंड में टारगेट बनाया होगा, वो 3 साल में अचीव कर लेंगे हम इससे। उसके बाद जाना नहीं चाहिए और ऑफर कर देंगे, या जाएगा तो जबकि जब देखी जाएगी।
तो हमें 3 साल तक उसे आपको रोक कर रखना है, तो हमने कुछ सर्विस कंडीशन लगा दी। बोलो क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ऐसे कुछ परफॉर्मेंस कंडीशन आगे बात करेंगे। तो ये बताओ, आज मैंने एक एम्प्लॉय को, आप समझना यहां पर, मैंने एक एम्प्लॉय को, बताओ यहां पर एक एम्प्लॉय है या 10 एम्प्लॉयज हैं, ये लोग 10 एम्प्लॉय हैं। मैंने उनको कहा कि आपको क्या करना है बताओ, 3 साल तक सर्विस में रहना है, 1 अप्रैल 2011, या मैं एक ही एम्प्लॉय कर देता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए बिल्कुल। यहां पर ये एक एम्प्लॉय है, मुझे इसे रोक कर रखना है 1 अप्रैल 2011, ध्यान से समझ लेना। 1 अप्रैल 2011 मैंने इसे क्या कहा कि भाई 3 साल तक आपको जॉब में रहना है। बताओ मैं इसे क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा हूं, शेयर बेस पेमेंट, सैलरी तो जा ही रही है इसकी, मैं इसको ESOPs ऑफर कर रहा हूं। किस दिन ऑफर किया? 1 अप्रैल को एक एम्प्लॉय को मैंने ऑफर किया। तो बताओ ये जो 1 अप्रैल है ये क्या कहलाएगी? डेट ऑफ ग्रांट। बात समझ में आई? जिस दिन आपने ESOPs ऑफर किए। बोलो बात समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन में ये डेटा बार बार मिलेगा आपको, डेट ऑफ ग्रांट, डेट ऑफ ग्रांट, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है। जिस दिन हमने एम्प्लॉय को ESOPs ऑफर किए, और क्यों ऑफर किए उसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका। बात समझ में आ गया? क्यों ऑफर किए उसका आंसर दे चुका। चलूं आगे। नेक्स्ट, अब सर्विस कंडीशन कितनी है, 3 साल 2 साल, वो सवाल बताएगा आपको, मैंने 3 साल बोल दिया। तो इसे यहां पर 2012, 2013 और ये 2014 तक जॉब में रहना है मेरे साथ। आ गया बात समझ में? तो ये आपको 3 इयर्स क्या कहलाएंगे? ये बोलो, ये कहलाता है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड समझ में आ रहा है? वेस्टिंग पीरियड मींस व्हाट? जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती वो ड्यूरेशन आपकी वेस्टिंग पीरियड है। क्लियर है आपका? इसे वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं या इसे बोलते हैं अनवेस्टेड पीरियड। आ गया समझ में? बोलो क्लियर, एक वर्ड और क्लियर हो गया। वेस्टिंग पीरियड मींस जब तक आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। क्लियर है? अब इस एम्प्लॉय को आप ESOPs ऑफर कर रहे हो, तो बताओ वो ESOPs क्यों ऑफर कर रहे हो? क्योंकि इसे क्या करना है, कुछ बोलो, कंडीशन फुलफिल करनी है। वो कंडीशन क्या कहलाएंगी? बोलो, वेस्टिंग कंडीशंस। समझ लो यहां पर बात, वो कंडीशंस क्या कहलाएंगी? वेस्टिंग कंडीशन। बेटा बाद में लिख लेना, एक साथ लिख लेना, वरना फिर समझ में आ रही बात? डेट ऑफ ग्रांट क्लियर, वेस्टिंग पीरियड क्लियर, और वेस्टिंग कंडीशन, क्योंकि जो ऑफर की जाएंगी आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। ये बताओ, मैं जब इसे ऑफर कर रहा हूं तो पता है मैं क्या बोल रहा हूं इसे, कि मैं आपको यहां पर आफ्टर 3 ईयर क्या दे दूंगा बताओ? अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। बोलो आगे बात समझ में? तो ये कौन सा पीरियड हो गया? ये आपका वेस्टेड। यहां पर ऑप्शंस क्या हो गई? ऑप्शंस वेस्टेड, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए, ये आपकी ऑप्शंस वेस्ट हो गई, तो ये वेस्टेड ऑप्शंस है। समझ में आ गया? वेस्टेड ऑप्शंस मींस बोलो पक्का हो गया, यानी वो 3 साल तक रुक गया तो कंपनी को अब क्या देना पड़ेगा? शेयर देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? नंबर 1 मैंने कुछ फीचर्स लिखवाए थे ESOPs के, देखना वो फीचर्स क्या है। ये ESOPs जब ऑफर किए जाएंगे या तो फ्री में ऑफर किए जाएंगे या फिर कंसेशनल रेट पर ऑफर किए जाएंगे। बात समझ में आया? मैंने ऑफर कब किया? 1 अप्रैल को। एक एम्प्लॉय को मैंने ESOPs ऑफर किए। मान लो मैंने एक एम्प्लॉय को कितने ऑफर किए? 100 ESOPs ऑफर किए, 100 ऑप्शंस ऑफर किए। 100 ऑप्शन का मतलब
ये यहां पर जब ऑप्शन वेस्टेड हो जाएंगी, यानी आपकी वेस्टिंग कंडीशन पूरी हो जाएंगी, मान लो सर्विस कंडीशन है 3 इयर्स की और ये 3 साल की कंडीशन पूरी हो गई और यहां तक वो नौकरी में टिका रहा, तो बताओ ये 100 ऑप्शंस किस में बदल जाएंगे? शेयर्स में बदल जाएंगे। बोलो आ रही है बात समझ में? शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। आज जब मैंने इसे ऑफर किया, मेरे शेयर का मार्केट प्राइस क्या था? बाई चांस मान लीजिए मेरे शेयर का मार्केट प्राइस था 150 रुपीज, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, मैंने इसे बताओ कैसे ऑफर किया होगा? फ्री में। मैंने लिखवाया हुआ फीचर ऑफ हिसाब देख लो, फ्री में ऑफर किया। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं तेरे से कुछ चार्ज नहीं करूंगा, तू बस 3 साल तक टिका रहना सर्विस में, ये मैं आपको 100 ऑप्शंस किस में बदल दूंगा? शेयर्स में बदल दूंगा। और एक शेयर का प्राइस कितना है? 150 रुपी। तो बताओ यहां शेयर फ्री में मिल जाएंगे, कितने के शेयर हो गए? बोलो 15,000 रुपए के। तो बताओ उसको मैं हर साल क्या दे रहा हूं? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूं और यहां पर बताओ मैं क्या दे दूंगा? 15,000 के शेयर फ्री में दे दूंगा, भैया बेचकर कैश में कन्वर्ट कर लेना। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बताओ एम्प्लॉय को क्या रहेगा? एक लालच रहेगा या नहीं रहेगा? छोटा मोटा लालच बाहर से जो आएगा अब उसे मिलेगा, वो अट्रैक्ट करेगा क्या? अरे नहीं करेगा। कंपनी के शेयर्स हैं, ये तो मैंने एग्जांपल में 15,000 लिया, थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है। कंपनी के शेयर मुझे फ्री में मिल जाएंगे या कंसेशनल रेट पर मिल जाएंगे, तो मैं क्यों इधर उधर दिमाग लगाऊं, वो भी छोटे अमाउंट के लिए। बात समझ में आया? तो वो जो छोटे मोटे लालच जो उसे दिए जाते हैं वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और ध्यान रखना, अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहे हो तो 2 लाख का ऑफर नहीं आएगा आपको, जस्ट डबल का ऑफर नहीं आएगा। छोटे मोटे लालची आते हैं, वो एम्प्लॉयज को स्विच करा देते हैं। समझ में आया? तो उन छोटे मोटे लालचों को रोकने के लिए हम लोग बताओ क्या करते हैं, उसे ESOPs ऑफर करते हैं। क्लियर? अगर बाई चांस कंपनी फ्री में नहीं दे रही तो बताओ कंपनी किस पर देगी? कंसेशनल रेट पर देगी। कंपनी बोल रही है नहीं हम फ्री में तो नहीं देंगे आपको, हम थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज करेंगे जब आप अप्लाई करोगे, तो बताओ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सरसाइज प्राइस। मैं अभी पूरा लिखवा दूंगा, एक्सरसाइज प्राइस। मान लो कंपनी बोल रही है हम आपसे जब शेयर इशू करेंगे तो क्या देंगे? 30 रुपए चार्ज करेंगे, यानी हमारा शेयर तो 150 का है लेकिन हम आपको देंगे कितने में? 30 रुपए में। तो यहां पर हम आपसे 30 रुपी चार्ज करेंगे। तो बताओ ये क्या कहलाएगा? एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर। कुछ आ रहा है दिमाग में? तो बताओ हमें जब हम क्वेश्चन मिलेंगे तो कौन कौन से वर्ड मिलेंगे? डेट ऑफ ग्रांट, अब आपको समझ में आ गया, जिस दिन ऑफर किए गए। क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, समझ में आ गया। क्या मिलेगा? एक्सरसाइज प्राइस ऑफ शेयर, समझ में आ गया कि भैया जिस दिन ये अप्लाई करेगा थोड़ा बहुत चार्ज किया जाएगा, ये भी बात समझ में आ गया। वेस्टिंग कंडीशंस जो उसे फुलफिल करनी होंगी, ये भी समझ में आ गया। वेस्टिंग पीरियड, ये भी समझ में आ गया, जहां पर सर्विस कंडीशन या परफॉर्मेंस कंडीशन चलती रहेंगी। नेक्स्ट, ऑप्शंस वेस्टेड, ये भी समझ में आ गया, जहां पर कंफर्म हो जाएंगी। बोलो क्लियर है? तो केवल मैं वर्ड से पहचान करा रहा हूं, इनकी डेफिनेशन रटने से कोई मतलब नहीं, थ्योरेटिकल कुछ नहीं आना। बेटा मैं बोल रहा हूं, बाकी क्वेश्चन बताएगा, ठीक है ना? 3 इयर्स मैंने कहा तो 3 ईयर के एंड में ही होगा, बाकी क्वेश्चन बताएगा। 2.5 भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, जो भी होगा। नेक्स्ट, अब यहां पर आ जाओ। 3 साल हो गए आज ये सर्विस में यहां था, तो ये आ गया 31 मार्च 2014। बताओ 3 साल के बाद क्या तुरंत अप्लाई करना होगा क्या इसे? इमीडिएटली भाई आज 3 साल हो गए, 1 अप्रैल को आ जाना, नहीं तो हम शेयर नहीं देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी कुछ ड्यूरेशन फिक्स कर देगी। भाई 3 साल तुम सर्विस में रुके, मोस्ट वेलकम। अब कुछ समय तक तुम लोग क्या करना? बोलो, सोचो समझो और अप्लाई करो। हम ऐसे ही तो शेयर नहीं दे देंगे। क्या है बताओ? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। सेकंड फीचर देखो मैंने क्या लिखवाया था। ऑप्शन मींस राइट है, यानी मैं एम्प्लॉय हूं, एज एन एम्प्लॉय मेरा राइट है कि मैं कंपनी से बताओ क्या ले सकता हूं? शेयर्स ले सकता हूं चाहूं तो। क्या नहीं है? ऑब्लिगेशन नहीं है कि कंपनी बोले नहीं लेने ही पड़ेंगे तुझे, भाई कमिटमेंट किया तो लेने ही पड़ेंगे। नहीं नहीं, बोलो बात समझ में आई? तो एम्प्लॉय का क्या है? राइट। अगर वो वेस्टिंग कंडीशंस फुलफिल करता है तो वो कंपनी से ले सकता है चाहे तो, लेकिन नहीं चाहे तो वो मना कर सकता है। बोलो आ गया? लेकिन किसका ऑब्लिगेशन है?
कंपनी का। अगर उसने मांगे तो कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी के पास चॉइस नहीं है, एम्प्लॉइज के पास चॉइस है। तो इसॉप्स में एम्प्लॉइज के पास चॉइस होती है, तो मैंने आपको फीचर बताया था, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट, अब इधर आ जाओ। यहां पर कंपनी ने कहा भैया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी ड्यूरेशन होगा सवाल बताएगा, सोच लेना। मान लो 6 मंथ यहां आपको सोचने के लिए कहा, 6 मंथ, 2 टाइम स्लॉट चल रहे हैं। एक बताओ, एक टाइम स्लॉट तो ये रहा और दूसरा टाइम स्लॉट ये रहा। ये कहलाता है एक्सरसाइज पीरियड। क्या कहलाता है? एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड समझ में आया? जिसमें एम्प्लॉय सोचता है और अप्लाई करता है। बोलो आ गया समझ में? यानी वो ऑप्शंस को यूज करेगा या नहीं करेगा, शेयर्स में कन्वर्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा, ये उसका राइट है। तो ये यहां सोचेगा। यहां पर मान लो 6 मंथ था, ये 6 मंथ पूरे हो गए, तो बताओ वो या तो क्या करेगा? अप्लाई करेगा। भाई उसे नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना होगा इन्हें शेयर में कन्वर्ट करवाने के लिए। अप्लाई प्लस कंपनी बताओ क्या करेगी? अलॉट। बोलो बात समझ में आया? उसके अप्लाई करने पर कंपनी अलॉट कर देगी। क्लियर है? बाई चांस वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो अप्लाई और अलॉटमेंट नहीं करता, वो अप्लाई नहीं करता, तो बताओ फिर ऑप्शंस क्या हो जाएंगी? बोलो, लैप्स हो जाएंगी। आई कुछ बात समझ में? तो वो बोलेगा उसने अप्लाई किया विद इन एक्सरसाइज पीरियड, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए किसकी बात चल रही है। यहां क्या बोलेगा वो? ऑप्शंस लैप्स हो गई। लैप्स हो गई का मतलब एम्प्लॉय इंटरेस्टेड नहीं है, उसे चाहिए ही नहीं शेयर। बोलो क्लियर हो गया? तो ये कुछ वर्ड्स हमने सीखे। यहां पर कौन कौन से वर्ड्स हमारे आएंगे, मुझे बताओ। ऑप्शंस, ये कौन सी लैप्स हुई है? जो ऑप्शंस वेस्ट हो गई, यानी कंपनी का तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया। क्या ऑप्शन इस वेस्टिंग पीरियड में भी लैप्स हो सकती है क्या कहीं? बोलो हो सकती है या नहीं? क्यों, कैसे हो सकती है? बोलो आ गई बात समझ में? हाँ, इतनी कहानी जिसने सुनी है उसको समझ में आ गई। अगर वो नौकरी छोड़कर चला जाएगा तो ये चीजें यहां पर भी लैप्स हो जाएंगी। भाई नौकरी छोड़कर चला गया तो अब तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन कब बनेगा? जब आप अपनी वेस्टिंग कंडीशन फुल बीच में छोड़कर चले गए, तो कंपनी तो वैसे भी लायबल नहीं है। आई कुछ बात समझ में? तो ऑप्शंस दो जगह पर लैप्स हो सकती है, कहां पर? और दूसरा एक्सरसाइज पीरियड। गया दिमाग में? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें हैं क्या, ताकि क्वेश्चन हमारी ग्रिप में आए। ठीक है? अब एक डायग्राम बना रहा हूं, उसे नोट कर लो आप लोग। अब आपको समझ में आ जाएगा, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, तो वो जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाएगी। हम लोग कितने, 2 टाइम स्लॉट बना लो आप लोग, या पहले देख लो फिर टाइम स्पेस मैनेजमेंट कर लेना आप लोग। मैंने 2 टाइम स्लॉट बना दिए। ये क्या कहलाएगी? मान लो 1 अप्रैल 2011। अब ये 3 इयर्स मैंने केवल लिख दिया है, कोई 3 इयर्स नहीं है। ये क्वेश्चन बताएगा आपका क्या है। अब इस टाइम स्लॉट को बना लीजिए, और सारे वर्डों को शायद आप लोग जानते हो, मुझे नहीं लगता कुछ बताने वाली बात है यहाँ पर।
लैप्स्ड अनवेस्टेड ऑप्शंस, बेटा कुछ भी लिख दो, मुझे तो वर्ड समझाना था। हाँ, वेस्टेड ऑप्शंस लिख दो, पूरा लिख दो, यहां पर वेस्ट हो जाएंगी ऑप्शंस आपकी। अरे वेस्ट ऑप्शन है ये, अब मैंने समझा दिया था, मैंने इसलिए लिखा नहीं। ये वेस्टेड ऑप्शंस, ऑप्शन वेस्ट, ठीक है ना। सर्विस कंडीशन या जो भी कंडीशन पूरी होंगी तो बताओ ऑप्शंस क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। बेटा नहीं, वो तो शेयर ही कहलाएंगे ना, ये इससे पहले ऑप्शंस कहलाएंगी, और जिस दिन आप अप्लाई कर लोगे उस दिन क्या बन जाएगा, वो शेयर्स बन जाएगा, फिर ऑप्शंस नहीं रहेंगे। वेस्टेड ऑप्शंस, ऑप्शंस जिस दिन अप्लाई और अलॉट हो गई उस दिन शेयर्स बन जाएंगी, फिर ऑप्शंस नहीं कहलाएंगे। आगे बताओ टर्मिनोलॉजी समझ में, ये वर्ड से जो बार बार क्वेश्चन में मिलेंगे तो मैंने एक जगह पर दिखा दिए, और ये कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं वो भी समझा दिया आपको, ये क्या क्या होता है। बताओ एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा, कंपनी जो चार्ज करेगी, कब चार्ज करेगी, जब वो कंसेशनल रेट पर ऑफर करेगी। ठीक है, तो सारी बातें आपको क्लियर हो गई। यहां पर ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमारे आएगी, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो अब हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं। मुझे ये बताओ, कंपनी, हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं या फिर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बेटा राइटिंग, अब मैं क्या करूं, इस पर लिखा ही नहीं जाता। मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत मैनेज करने की, मेरी बहुत अच्छी राइटिंग है, लेकिन यहां आके मुझे भी लगता है मैं ही लिख रहा हूं कि कोई और लिख रहा है। अगर आप पेपर पर देखोगे तो और क्लासेस में मतलब सब तारीफ करते हैं, सर आपकी राइटिंग सबसे अच्छी है, लेकिन यहां आते ही मुझे खुद को ही समझ में नहीं आता मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मैनेज करने की। मैंने उसको हटाकर मैंने दोबारा लिखा ही है, मुझे पता था वहां क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस पर राइटिंग मैं कोशिश कर रहा हूं 2 4 5 दिन में हो जाए मैनेज, नहीं होगी तो फिर आपको यहां तो झेलना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब आप बताओ, हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के। कंपनी ने ऑफर कर दिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कंपनी ने एम्प्लॉय को ऑफर कर दिया कि मैं तुझे 3 साल बाद भाई रुका रहना, मेंटेन रहना मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, 3 साल बाद क्या करूंगी, मेरे शेयर कंसेशनल रेट पर दे दूंगी। बात समझ में आई। बताओ किस एम्प्लॉय को देगी, बेस्ट एम्प्लॉय को। कंपनी खुद क्या होगी, अरे बेस्ट होगी, रोड चलती कंपनी शॉप देगी, क्या करोगे, तेरा शेयर तो वैसे भी नहीं खरीदना मुझे। आ रही है बात समझ में। तो एक अच्छी कंपनी अच्छे एम्प्लॉय को ऑफर कर रही है, कंसेशनल रेट पर ऑफर कर रही है। कंपनी ने कहा मैं तुझे यहां पर दूंगी, रुका रहना। तो बताओ कंपनी को क्या हो रहा है, अरे लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कंपनी फ्री में शेयर दे रही है, मान लो मार्केट प्राइस कंपनी के शेयर का 150 है, और कंपनी एक्सरसाइज प्राइस के नाम पर क्या ले रही है, कुछ नहीं ले रही, तो बताओ मान लीजिए एक ही ऑप्शन ऑफर किया, एक ही शेयर ऑफर किया, तो बताओ ये 150 का लॉस होगा या नहीं होगा जिस दिन वो शेयर देगी, होगा। तो कंपनी को कब डिसाइड करना चाहिए कि इसे हमें बुक करना है या नहीं करना, आज डिसाइड करना चाहिए या आफ्टर 3 ईयर उसे वेट करना चाहिए, आज डिसाइड करना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ सबको। भाई 3 साल तक वो क्या करने वाला है आपके यहां पर, जॉब। तो बताओ ये जो आपके 150 शेयर ऑफर किए किसके लिए ऑफर किए, उसकी सर्विसेज के लिए तो ऑफर किए, तो उसका सर्विस एक्सपेंस है ये, तो वो उसी पीरियड में बुक होना चाहिए जिस पीरियड में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आया। वरना अगर आपने इसके बारे में प्लानिंग ही नहीं की और उसने यहां पर बाई चांस आपसे शेयर मांग लिया, तो यहां शेयर दोगे तो बताओ सारा का सारा लॉस यहीं बुक होगा, जबकि सर्विस कहां दे चुका वो, पास ईयर्स में। तो वहां तो आपने कंसिडर ही नहीं किया इसे, और यहां जब वो सर्विस दे ही नहीं रहा, हो सकता है वो यहां जॉब छोड़कर चला जाए, आप सारा का सारा खर्चा किस पर डाल रहे हो, P&L पर। तो इलॉजिकल है या नहीं। जब वो इस ड्यूरेशन में काम कर रहा था तो सैलरी ले रहा था, तो बताओ सैलरी का वर्डन P&L पे इस साल क्या आ रहा था, तो ये भी तो सर्विस एक्सपेंस ही है। लेकिन आपने इसको क्या कर लिया, रोक लिया, रिटेन कर लिया, आपने कहा हम बाद में देंगे तुझे।
कंडीशन है कि सर्विस कंडीशन पूरी करनी होगी, 3 साल तक रुकना होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए बेटा हम लोग ESOPs की अकाउंटिंग समझने वाले हैं। तो अकाउंटिंग में मैंने एक बात और डिलीवर कर दी, बताओ क्या? कि हमें वेस्टिंग पीरियड में ही अकाउंटिंग करनी है। क्लियर हुआ? देखो बातों से ही निकल कर आ रही है, धीरे धीरे आपका लेवल ऊपर आता जा रहा है, बस ये सुनना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है? चलें आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ ESOPs। तो नेक्स्ट पॉइंट लगाओ आप, अकाउंटिंग ऑफ ESOPs। अब आपको भी बात समझ में आ रही है कि हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है ना? अकाउंटिंग ऑफ ESOPs। बेटा सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन, कुछ भी हो उसी में चल रहा है। अब वो कंडीशन कौन सी होंगी वो क्वेश्चन बताएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ कंडीशंस जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, लेकिन बताएगा क्वेश्चन, मुझे अकाउंटिंग बतानी है, वो फिर कंडीशंस के हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग डील करेंगे, ठीक है? अब मैं बीच में आपको परफॉर्मेंस कंडीशन बताऊं, ये बताऊं तो सेंस नहीं है, पहले अकाउंटिंग समझ लें, फिर क्वेश्चन में हम लोग इनबिल्ट करते जाएंगे। अकाउंटिंग ऑफ ESOPs आई कहानी समझ में? हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। तो बताओ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कंपनी के लिए क्या है? भाई एक तरीके से एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस है। आ गया समझ में? क्लियर? कितने रुपए का एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस है? क्लियर है? 150 का लॉस है। तो बताओ आपने क्या किया इसे? अरे वैल्यू किया या नहीं किया? तो हमें अकाउंटिंग करने से पहले बताओ क्या करना होगा? स्टेप 1 वैल्यूएशन ऑफ ESOP। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? अकाउंटिंग 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ESOP, देन आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ ESOP। तो लिखिए स्टेप 1, स्टेप 1 वैल्यूएशन ऑफ ESOPs। वैल्यूएशन ऑफ ESOPs। तो अकाउंटिंग वाले पॉइंट में स्टेप 1 वैल्यूएशन ऑफ ESOPs, ठीक है? नंबर 1, ये 2 तरीके से हो सकता है। नंबर 1 इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। सेकंड फेयर वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? तो लिखो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। आप लोग पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना समझ में आनी चाहिए। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब यहां तक आप लोग जानते हो कि एक्सरसाइज प्राइस होता क्या है? फेयर वैल्यू, बेटा आप खुद बताओ, फिर पूछ कर। तो देखो जो बातें पता हो वो मत पूछो, ठीक है ना? नेक्स्ट मैंने कहा ना एक्सरसाइज प्राइस होगा ही कब, मैंने इसीलिए लिखवा दिया फ्री और कंसे। जब फ्री में देगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। हाँ लिखो फेयर वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन, गिवन। बेटा ये गिवन होगी, इस लेवल पर आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंटर लेवल पर। तो दैट्स व्हाई क्या होगा आपको क्वेश्चन में? गिवन होगा। बात समझ में आई? इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर ESOPs, क्योंकि मैंने बता दिया आपको एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस है कंपनी के लिए ESOPs। तो कंपनी इसे 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकती है। फर्स्ट ये रहा आपका, सेकंड ये रहा। फेयर वैल्यू ऑलवेज गिवन होगा। क्या होता है हम धीरे धीरे बात करेंगे, अभी मैं लेकिन ज्यादा लंबा इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। यहां तक हो गया? और कोई क्वेश्चन भी मत लेकर आना, आपको समझ में आ गया? धीरे धीरे ऊपर आ रहे हो, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चले आगे। अब किसकी बात करें बताओ? हमें पता चल गया ESOPs का वैल्यूएशन हो गया, और ESOPs हमारे लिए क्या है? लॉस है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस है एक तरीके से। तो बताओ अब किसकी बात करें? अकाउंटिंग की बात करते हैं। बात समझ में आई? अकाउंटिंग की बात करते हैं। अब
मैं अकाउंटिंग में जाऊं उससे पहले एक मैं बेसिक डिस्कशन करना चाह रहा हूं, क्योंकि अकाउंटिंग में टाइम लग जाएगा। मैं एक बेसिक बात कर रहा हूं और उसी को फिर मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आंसर देना आप लोग। फर्स्ट, यहां एक एम्प्लॉय था, एक एम्प्लॉय था, और यहां से अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी। जब मैं कल एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको मैंने कहा मैं तुझे हर साल 1 लाख रुपए की सैलरी दूंगा, पर एनम सैलरी दूंगा, और मेरे यहां पर जॉब करता रहे, ठीक है ना। सैलरी किसकी बात नहीं हो रही? इसॉप्स की बात नहीं हो रही। इसॉप्स क्या है बताओ? पेमेंट टू एम्प्लॉय बट शेयर बेस्ड। और मैं अभी बात कर रहा हूं सैलरी टू एम्प्लॉय कैश बेस्ड। अभी कैश की बात कर रहे हैं, फिर इसी को हम शेयर में बदल देंगे। मैंने उसे कहा पर एनम सैलरी दूंगा। ये बताओ 1 साल कंप्लीट किया उसने, यहां पर बताओ एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट, भाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सबको समझ में आ गया? कितने रुपए? 1 लाख। सेकंड एंट्री बोलो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी 1 लाख और 1 लाख। समझ में आया? ये हमने 2010 में 10 एंड 11 में उसे रोका और काम करवाया और एंड में सैलरी दे दी, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था। चलो आगे, नेक्स्ट बोलो। अगले साल 2011 और 12, बताओ फिर क्या हुआ? वो पूरे साल हमारे यहां काम करता रहा और हमने क्या दिया उसे? यहां पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख और 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बोलो। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी 1 लाख और 1 लाख। मुझे नहीं लगता किसी को भी कोई दिक्कत है। सबको समझ में आ रहा है भाई? सीधी सी बात है, काम कर रहा है। मंथली ना देकर मैंने क्या कर दिया उसे? एनुअली कर दिया और कुछ भी नहीं किया। थर्ड ईयर में भी बताओ क्या होगा? सेम एंट्री। और 3 साल पूरे हो गए। हमने कहा था भाई 3 साल तक जॉब में रहना। 3 साल पूरे हो गए। उसके बाद अगर कंटिन्यू होगा तो और सैलरी देते रहेंगे, वरना बात खत्म। ये हमारा एग्रीमेंट पूरा हो गया। बात समझ में आई? चलूं आगे। अब मैं इसी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने उसे क्या कहा? सैलरी तुझे 3 साल बाद दूंगा। 3 साल काम करता रहना। अभी तक मैं पर एनम सैलरी दे रहा था, अब मैं सैलरी 3 साल बाद दूंगा। अब नहीं दूंगा सैलरी बीच में। मुझे ये बताओ, मैंने उस एम्प्लॉय को कहा भाई 3 साल तक जॉब तो करनी है तुझे, लेकिन सैलरी मैं आफ्टर 3 ईयर दूंगा। अगर बीच में छोड़कर भाग गया तो मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला। बात समझ में आई? 1 साल पूरा हुआ, सैलरी 1 लाख रुपए पर एनम है। 1 साल पूरा हुआ, मुझे बताओ क्या यहां कोई एंट्री होगी? क्या होगी एंट्री? भाई सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आई बात समझ में? भाई एंट्री तो करनी पड़ेगी ना 1 लाख रुपए से। सेकंड एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट 1 लाख और 1 लाख। कुछ गया क्या दिमाग में? एंट्री तो अभी भी होगी। बस एंट्री में अब बताओ क्या हो गया अमाउंट? क्योंकि सर्विस वो इस ड्यूरेशन में दे रहा है। आपने कहा हम आफ्टर 3 ईयर देंगे तुझे सैलरी, तो मैटर ही नहीं करता ना भाई पी एंड एल पर वर्डन, क्योंकि सर्विस है तो एक्सपेंस का वर्डन आना चाहिए, तो एक्सपेंस का वर्डन आ गया। अब वो ड्यू है तो आपने आउटस्टैंडिंग कर दिया। ऐसे ही बताओ नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में उसने सर्विस की, ठीक है, तो यहां पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 लाख और 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। गया दिमाग में? थर्ड ईयर में भी ये हो जाएगा। थर्ड ईयर में भी सेम एंट्री हो गई। 3 साल पूरे हो गए। आज बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर है। बताओ बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर में यहां पर 1 अप्रैल 2000 जो भी है यहां पर 14, बताओ वो मुझसे क्या मांगेगा? उसने सर्विस कंडीशन पूरी कर दी, बताओ क्या मांगेगा? सैलरी मांगेगा। बताओ एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए? बात खत्म हो गई। आई कुछ कहानी समझ में? जब आपने उसे एक ऑफर किया
कि भाई तू 3 साल तक सर्विस में रुकना, 1 लाख रुपए पर एनम मैं दूंगा। तो पहला काम बताओ मैंने क्या किया, 3 लाख रुपए देने आफ्टर 3 ईयर। तो मैंने टोटल एक्सपेंस को सोचा और उसे क्या किया, 3 साल में डिवाइड कर दिया। हर साल उसकी प्लानिंग करता रहा। जब वो 3 साल बाद मेरे पास आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। क्या चौथे साल के पीएनडल पर कोई वर्डन पड़ा, क्या नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि जिस ईयर्स में उसने सर्विस प्रोवाइड की थी उन साल के पीएनडल पर वर्डन पड़ता रहा और मैंने फंड्स अक्यूमुलेट कर लिए। बताओ ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां आ रहा होगा, बैलेंस शीट में आ रहा होगा। अक्यूमुलेट होते होते वो 3 लाख हुआ, देन आफ्टर मैंने उसे पे कर दिया और मुझ पर कोई एक्स्ट्रा वर्डन नहीं आया। कुछ गया दिमाग में? यही काम किस में करना है बच्चों, ESOPs में। आ रही है बात समझ में? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में बताओ, क्योंकि हम उसे कमिट कर चुके कि भैया तू एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हमारे पास रहना, कंडीशन पूरी करना और हम तुझे पेमेंट कर देंगे। लेकिन वो पेमेंट किस पर बेस्ड होगा, शेयर बेस्ड पेमेंट होगा, यानी इतने रुपए के शेयर्स दे देंगे। तो ठीक है, तो बताओ प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। हर साल क्या करोगे, खर्चा बुक करोगे और पीएनएल में ट्रांसफर, एक्सपेंस बुक करोगे पीएनएल में ट्रांसफर करोगे, एक्सपेंस बुक करोगे और पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। बात समझ में आई? और फिर उसे बताओ क्या कर दोगे, सेटल कर दोगे। कुछ जा रहा है दिमाग में? ये बताओ अगर वो 3 साल बाद आपसे सैलरी नहीं लेता, वो बोलता है नहीं साहब मैंने काम तो कर लिया लेकिन अब मेरा मन इस मोह माया से उठ गया है, अब मैं हिमालय पर जा रहा हूं, अब कुछ नहीं करना, ना आपके यहाँ काम करना ना किसी और के करना। हमने कहा बढ़िया है भाई, ऐसा तेरा कोई यार दोस्त हो क्या, भाई हो, वो भी भेज देना। ठीक है, बताओ 3 साल बाद वो हिमालय पर चला गया, तो यहां एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू पीएनएल। बेटा पीएनएल में नहीं जाएगा क्योंकि पीएनएल की इनकम बढ़ जाएगी फिर अचानक। पीएनएल को तो मैनेज रखना है ना, पीएनएल में तो वही आएगा जो कमाया। जर्नल रिजर्व, अरे मेरा फायदा है या नहीं, वो ले ही नहीं रहा, मैंने तो प्लानिंग की, वो मना करके चला गया, तो बढ़िया है ना मेरे लिए। मैंने ESOPs में क्या कहा था आपको, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है। वो लेगा तो मुझे देना पड़ेगा, मेरे लिए तो ऑब्लिगेशन है, और नहीं लेगा तो मैंने तो प्लानिंग की ना, मैं तो प्लानिंग करके बैठा हूं। अगर नहीं लेगा तो बताओ मैं किस में ट्रांसफर कर दूंगा, GR में। बढ़िया है ना, नहीं ले तो मेरे लिए तो, लेकिन मेरे लिए ऑब्लिगेशन था, मुझे तो देना पड़ता, वो मांगता, तो मैंने प्लानिंग की। बाई चांस वो नहीं ले रहा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू जर्नल। कुछ गया क्या दिमाग में? आ रही है कुछ बात समझ में? तो ये मैंने अभी अकाउंटिंग नहीं बताई, लेकिन आपको सारी अकाउंटिंग समझ में आ गई। बस मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड बताने हैं आपको, यानी खर्चा बुक करना है, नहीं लेगा देगा, लेगा तो उसे कैश की जगह क्या दे दूंगा, शेयर्स दे दूंगा, और नहीं लेगा तो जनरल रिजर्व में चला जाएगा। आई कहानी समझ में? तो मैंने कुछ नहीं बताया, कल से ये एक्चुअली टॉपिक स्टार्ट होगा। हाँ, आज पूरी आपका एक रूपरेखा बन गई दिमाग में कि करना क्या। ठीक है, चलो हरे कृष्णा। बेटा आपको समझ में आया? एक सेकंड रुको, यहां तक की कहानी समझ में आई सबको? ठीक है बेटा, ठीक है, हरे कृष्णा। इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे।